नमस्कार। 69वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सब लोगों की सराहना करता हूं कि आप सब लोग हर बुधवार को वेडनेसडे चार्ट को प्राथमिकता बना के यहाँ पर आते हैं और आपके शेयरिंग से नए लोगों को भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। टीम माय पॉसिबिलिटी का एक प्रोडक्ट वन थिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वेडनेसडे चार्ट के ऊपर, और हर हफ्ते एक नए टॉपिक पे हम बात करते हैं और आप लोग पावरफुल शेयरिंग करते हो। इससे मुझे भी बहुत अच्छा पावर मिलता है। मिशन से हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहले हमारा मिशन होता है टीम माय पॉसिबिलिटी का, उसको हम दोहराते हैं। तो शीतल मैडम का हैंड रेस दिख रहा है यहाँ पे, मैं उनको इनवाइट करता हूँ मिशन दोहराने के लिए। तो वेलकम शीतल मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू। गुड इवनिंग। आ रही आवाज? आ रही, क्लियर क्लियर। हाँ, मैं आपका टीम माय पॉसिबिलिटी में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने में मदद करे, ताकि वह उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं शीतल दोरकर, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आपका इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच शीतल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिशन दोहराने के लिए। और आपको मालूम है टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन ही वो एक चीज है जो हमको सबसे आगे लेके जा रही है, और इस मिशन को जी रहे हैं हम सब लोग, संभावना में जी रहे हैं हम। टीम माय पॉसिबिलिटी का हर मेंबर, जो लोगों ने ये बैच लगाया है वो सारे लोग पॉसिबिलिटी इन्वेंटर एज अ सोसाइटी में हम जा रहे हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी का, और स्वागत करता हूं मैं 69वें वेडनेसडे चार्ट में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। बहुत काम का टॉपिक है। सब लोग इस टॉपिक से परेशान रहते हैं कि लोग हाँ नहीं बोलते और लोग फोन नहीं उठाते, या बहुत सारे चीजों को हम फेस करते रहते हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन हमने पिछले वीक में जो सेशन लिया है लॉ ऑफ एवरेज का, जो सवाल ही जवाब है, एलन पीज ने किताब लिखी है जो पिछले 22 साल से मेरे पास है, और सवाल में ही जवाब है। ये चीज को आज अगर हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आज के बाद हमको लोगों से बात करने में बहुत आसानी होगी। और मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि सब लोग वीडियो ऑन करके अगर वन थिंग करेंगे आज का सेशन, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये सेशन आपको इतनी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो लोगों से बात करने वो करते वक्त आपको आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स के आंसर आपको आज के सेशन से मिलने वाले हैं। हाँ तक कैसे पहुंचना है, इसके पीछे के कुछ चाबियां मैं बोलूंगा, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स मैं बोलूंगा जो एलन पीज ने हमको बताया है, सवाल ही जवाब है इस बुक में। और ये पूरा जो सेशन रहेगा इसी के ऊपर रहेगा और उसकी स्टेप्स रहेगी। और लेखक का दावा है कि आप अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द इस तरह से अगर आप जाते हो, कोई भी हेरा फेरी न करते हुए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं पिछले 22 साल से इस बुक को फॉलो करता हूं और मेरे बोलने में हर बार रहता है कि सामने वाले के अंदर से आना चाहिए कोई भी चीज। हमारी कुछ भी इच्छा होने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरा विचार किसी के काम का नहीं है। जिसका जिसका खुद का जो विचार होता है वही उसके काम का होता है। तो बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप एलन पीज ने यहाँ पे हमको ये सारी चीजें बताई है, और हम बहुत ही साइलेंटली इसको समझ लेंगे। और आपको अगर कुछ समझा नहीं तो लिख के लेना है, शेयरिंग में क्वेश्चन आंसर में दोबारा से आप पूछ सकते हो। आप पूरा क्लियर होके आज के सेशन से जाइए, ताकि आज के बाद जब आप लोगों के सामने जाओगे तो किस तरह से बात करनी है ये आपको अच्छी तरह से आज समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम
हाँ तक पहुंचने के लिए 4 कुंजियां, मतलब 4 चाबियां, मतलब 4 टेक्निक्स एलन पीज ने हमको बताई है, उसको हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो संभावित ग्राहक जो होते हैं वो आप पे विश्वास करते हैं? ये सवाल है, क्या आप पे वो लोग विश्वास करते हैं? और इसका आंसर है नहीं। कोई भी व्यक्ति जिसको आप बिजनेस बताने को जाते हो या प्रोडक्ट बताने को जाते हो, वो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करता। ये आपने समझ के लेना है, क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद ऑथर हमको यहाँ पे बता रहे हैं। इसका छोटा सा उत्तर यही है कि नहीं, वे आपसे आशा करते हैं, उनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ उनको बेचने को आए हैं, और वो विरोध करते हैं उस चीज का, और इसलिए वो लोग ऑब्जेक्शंस लेते हैं, आपत्तियां उठाते हैं, और उनको लगता है कि ये उनका अधिकार है। आप उनके यहाँ पे गए हैं, आप उनको कुछ बताना चाहते हैं, तो वो आपत्तियां उठाने के पक्ष में रहते हैं। बचावात्मक या रक्षात्मक भूमिका उनकी रहती है, जिस वजह से वो विरोध करते हुए हर चीज पे आपको दिखता है। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पे आपत्तियां उठाएंगे, और ये जायज है, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि आप उनको कुछ तो भी बेचने को आए हो। आपत्तियां इसलिए नहीं उठा रहे कि आप जो बोल रहे हो वो तर्कसंगत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये इसलिए होता है कि आप जो कुछ बताने जा रहे हो वो विचार आपका है, उनका नहीं। आपका विचार आप उनको बेचने को जा रहे हैं, उनका विचार कुछ भी नहीं है, और इसीलिए वो आपत्तियां उठाते हैं, और आपत्तियां उठाना जायज मानते हैं। दूसरी ओर आपके संभावित ग्राहक आपके साथ जो भी बात कर रहे हैं वो सारी सच होती है, सब सही होता है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट हम जब बोलते हैं, तो कस्टमर या संभावित ग्राहक कुछ भी बात कर रहा हो आपसे, वो सब चीजें सही है, उनकी कोई भी चीज कभी गलत नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ भी कहते हैं तो वो उनका विचार है, और आप कुछ भी कहते हैं तो ये आपका विचार है, और आपका विचार उनको स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। एक तकनीक जो खोजने वाले हैं हम, जो इसे योग्य बनाती है कि आपका ग्राहक ही अगर वो बात बताए तो कितना बढ़िया रहेगा। आपका ग्राहक खुद होके बताएगा कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब ग्राहक खुद के विचार से बोलेगा तो वहां पे सौदा पक्का होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जब आप संभावित ग्राहक को कहते हैं आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज देगी, तो उसका जवाब हो सकता है पर मैं मेरी वर्तमान जीवन शैली में ही संतुष्ट हूं, खुश हूं। हो सकता है ये बिल्कुल सही ना हो, लेकिन उन्होंने केवल आपत्ति उठाई है इसलिए क्योंकि वो विचार आपका है, उनका नहीं है। लेकिन अगर आप संभावित ग्राहक को ठीक यही बात अगर वो ग्राहक खुद कहता है तो वो बात उनके लिए सही होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है खुद कि मैं चाहता हूं कि मेरी जीवन शैली में सुधार हो, ग्राहक खुद बोल रहा है, तो वो बात उनके लिए सही हो जाएगी। वो चाहते हैं कि उनको जीवन में सारी चीजें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आपत्ति कौन उठाएगा, विचार तो उनका ही है ना, तो आपत्ति उठाने का सवाल ही नहीं। ये विचार उनका है, इस बात पे गौर करें। मैं मेरे बोलने में हर बार ये बात बोलता हूं कि सामने वाले का विचार होना चाहिए, हमारा विचार कुछ काम का नहीं उनके। जब आप ये 4 कुंजियों का प्रयोग करोगे, ये जो टेक्निक यहाँ पे हम बताने वाले हैं, इससे क्या होगा, संभावित ग्राहक आपको जो बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, आपको सिर्फ सुनना है। सवाल पूछना है, सुनना है, सवाल पूछना है, सुनना है। कितना आसान काम है अगर ये टेक्निक हमने सीख ली तो। लोग आपत्ति क्यों करते हैं, एक सवाल है यहाँ पे। एक बार मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कार्यकर्ता से पूछा, हाल ही में एक प्रस्तुति के दौरान एक संभावित ग्राहक से उनकी मुलाकात हुई, तो परिणाम क्या निकला। उनका जवाब था कुछ खास अच्छा नहीं, क्योंकि ये जो संभावित ग्राहक था ना वो कुछ रुचि नहीं ले रहा था। और यहाँ पे ऑथर हमको बताते हैं कि संभावित ग्राहक कभी भी रुचिहीन नहीं होता, रुचिहीन होता है हमारा प्रेजेंटेशन।
लेकिन हम क्या बोलते हैं कि ग्राहक रुचिहीन है, ग्राहक का इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा हम बोल के वहां से फ्री हो जाते हैं। संभावित ग्राहक कभी भी निराश होता ही नहीं, हमारी प्रस्तुति पे सब कुछ होता है। उसका असली मतलब यह था कि नेटवर्क कार्यकर्ता जो है वो भी रुचि नहीं ले रहा था, वो स्वयं उसकी प्रस्तुति निरस हुई थी वहां पे। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में रुचि लेते हैं। सबसे पहले खुद की रुचि होना जरूरी है उस विषय में जिस विषय में आप सामने वाले को बताने को जा रहे हो। तो 4 कुंजियां जो खजाना है, आपको मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग एक खजाना है, कोई लिमिट ही नहीं, खजाना है खजाना। लेकिन वो खजाने की चाबी कहाँ है? तो ये 4 कुंजियां मतलब 4 चाबी आज ऑथर हमको यहाँ पे बता रहे, बहुत ध्यान से इसको समझो। पहली चाबी है बर्फ पिघलाइए, बर्फ पिघलाइए। दूसरी है सही बटन खोजे, और तीसरी है सही बटन दबाए, और चौथा है सौदा पक्का करे। 4 कुंजियां हैं। सबसे पहले बर्फ पिघलाइए, सही बटन खोजिए, सही बटन दबाइए और सौदा पक्का कीजिए। तो इन 4 कुंजियों से की सहायता से आप बहुत कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुंच सकते हो। शुरुआत कितनी भी ठंडी हो लेकिन गर्म हाथ तक आप पहुंच सकते हो, इतनी काम की चीज इस छोटे से बुक में एलन पीज ने हमको बताई है। अब बर्फ पिघलाइए का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, पहली जो चाबी है उसको बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि सामने वाला व्यक्ति और मैं, हमारा जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो थोड़े आगे बढ़े। संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना उसको बोलते हैं। जाते बराबर हम बिजनेस की बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम खुद को बेचते हैं कहीं पे भी जब हम जाते हैं। तो अगर संभावित ग्राहक आपको पसंद करता है तो आपकी चीज को भी पसंद करेगा। तो हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जो पॉस्चर है, मेरी जो वेशभूषा है, या बाकी सारी चीजें होगी, मेरी जो बोलने का ढंग है, ये सारी चीजें ऐसी हो कि वो सामने वाले को पसंद आए। क्योंकि जब वो व्यक्ति आपको पसंद करेगा तभी वो व्यक्ति आपके चीजों को भी पसंद करेगा, और आपको ही पसंद नहीं करेगा तो बाकी आपके पास सोना नहीं, प्लैटिनम भी होगा, कुछ भी होगा, तो व्यक्ति आपसे खरीदेगा नहीं, कम संभावना है ऐसा होने की। तो यहाँ पे जब हम किसी को कुछ योजना दिखाने को जाते हैं, ज्यादा लाभ की आशा यहाँ पे हमने नहीं रखनी चाहिए। जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा ले और अपना व्यक्तित्व न बेच ले, तब तक आगे नहीं बढ़ना है हमको। जब आप विश्वास जमा लेते हो सामने वाले के साथ बातचीत करके, तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको अच्छी तरह से सुने। सबसे पहले हमारा विश्वास हमको जमाना होता है, हमारा व्यक्तित्व हमको बेचना पड़ता है, उसके बाद सामने वाला हमको सुने, इस तरह का एक वातावरण वहां पे हमको तैयार करना होता है। कुछ संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बिठाना 3-4 मिनट में हो जाता है, लेकिन कुछ जगह पे 25 से 30 मिनट का भी समय लग सकता है। और हमको तो जल्दी होती है डेमो देने की, प्लान बताने की, इतना कहाँ समय है 25-30 बार तालमेल बिठाने के लिए। और फिर हम बोलते कि रिजल्ट आते नहीं, लोग हमारी बात सुनते नहीं, लोग रिस्पॉन्स देते नहीं। तो ये पहली टेक्निक है, बर्फ पिघलाइए का मतलब है तालमेल बिठाइए। जब मैं ये इतने सालों से मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो सबसे पहले मैं नॉर्मल बातें लोगों के साथ जब करता हूं, कोई व्यक्ति की कोई बात होती है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, या कोई बात सिमिलर होती है, कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा एमए बीएड है, मैं जब पूछता हूं तो मैं बोलता हूं अरे वाह मैं भी एमए बीएड हूं। तो क्या हो गया, सिमिलैरिटी आ गई उसमें। तो मैं थोड़ा इंक्वायरी में जाता हूं और कुछ चीजें ऐसी ढूंढता हूं जो उनकी और मेरी सिमिलर हुए, बैकग्राउंड ऑफ रिलेटेडनेस उसको बोलते हैं, और ऐसी चीजें मिल ही जाती है। जब हम घर में जाते हैं, कुछ अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करना है, गलत चीजों को अप्रिशिएट करोगे तो बैड इंप्रेशन जाएगा आपका। सिर्फ करना है इसलिए अप्रिशिएट करोगे, नहीं करना है। इसमें बहुत ईमानदार होने की जरूरत होती है लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। और कुछ कुछ लोगों में एक आदत होती है कि बहुत अप्रिशिएट कर देते हैं, वो भी बहुत गलत होता है।
क्योंकि उनके समझ में आता है कि ये एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, ये मस्का लगाना जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। एप्रिसिएशन भी लिमिट में होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए, और रिलेटेडनेस बढ़ाने के लिए लोगों से उस तरह की बातचीत हमने करनी चाहिए। जो भी होगी ऐसी चीजें आप ढूंढ सकते हो। तो तालमेल बिठाना ये पहली चाबी है, जो 2-4 मिनट में भी हो सकता है, आधा घंटा भी आपको लग सकता है। तो एक चाबी मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिस से आप आगे बढ़ोगे इस चीज में। अब दूसरा है सही बटन खोजे। ये ज्यादा जिम्मेदारी भरा काम है। बटन खोजना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन ये आसान भी है अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी लोगों के साथ। इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा कि हो सकता है कि संभावित ग्राहक पूरी तरह से भावनात्मक रूप से खिन्न है, हो सकता है वो रोमांचित है, हो सकता है वो दुखी है, चिंतित हो जाए आपके कुछ सवालों से, इससे बढ़कर भी वो नाराज हो जाए। परंतु यह ध्यान रखे कि उनका जो गुस्सा होता है वो आपके ऊपर नहीं होता, उनके खुद के ऊपर होता है। प्रस्तुति का जो इस भाग की हम बात कर रहे हैं, इसमें आत्मसंतुष्टि के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। ये कठिन है दूसरी स्टेप, इसलिए कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी आपको कस्टमर के साथ, आपके संभावित ग्राहक के साथ। यहाँ पे आत्मसंतुष्टि को चांस नहीं है। आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी आपके ग्राहक को जब आप बटन खोजोगे। सही बटन खोजने के लिए जब आप काम करोगे संभावित ग्राहक के साथ, जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आत्मसंतुष्ट लोग जो होते हैं समाज में, वो हर क्षेत्र में आत्मसंतुष्ट होते हैं। उनके लाइफ में कोई गोल नहीं होता, समाधान होता है उनके पास। आपके नेटवर्क में ऐसे आत्मसंतुष्ट लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मसंतुष्ट लोगों को आप लाओगे भी जबरदस्ती से रिलेशन बेस पे, तो भी वो लोग आपके लिए लायबिलिटी बनेंगे, एसेट नहीं बनेंगे। तो आत्मसंतुष्ट लोगों के पीछे नहीं लगना है। ऑथर हमको सीधा यहाँ पे सजेशन दे रहे, आपके नेटवर्क में ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं, वे अच्छा काम करने के लिए अधिक प्रेरित हो सकते हैं। हमको कैसे लोग चाहिए, जो विलिंग है, कोचेबल है, हंग्री है, जो सीखने के लिए तैयार है, जिनको भूख है, जिनको इच्छा शक्ति है, जिनके पास, ऐसे लोग चाहिए हमको हमारे नेटवर्क में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे एक प्रबल भावना उनके पास चाहिए। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह का व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक खोजा जाए। प्राथमिक प्रेरणा घटक को बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। ये जो चीज है ये आपको आज से ध्यान में रखनी है। उसकी प्राथमिकता को ढूंढना है आपको, सामने वाले की प्राथमिकता क्या है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मात खा जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग। और इसीलिए ये चैप्टर आपको ज्यादा नजदीक से समझना जरूरी है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का मीनिंग है वह कारण जिसके कारण वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, जिसके कारण वह व्यक्ति आपके बिजनेस में शामिल होंगे। और एक बात नोट कर लो आप, हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से आपके साथ आता है। सिर्फ दो में से एक कारण से वो आपके साथ आता है। पहला कारण है लाभ प्राप्त करने के लिए और दूसरा है कष्ट से बचने के लिए। पेन और प्लेजर बोलते हैं इसको। हमारी जो जिंदगी है, जो अभी चल रही है, जो ड्राइव कर रहा है ना हमारी जिंदगी को, वो है पेन और प्लेजर। इसके ऊपर एक बड़ा सेशन हम अलग से ले सकते हैं, पेन और प्लेजर। एक तो कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी प्लेजर पाने के लिए, या कोई व्यक्ति जुड़ेगा कष्ट से बचने के लिए। तीसरा कारण नहीं होता किसी भी व्यक्ति का आपके साथ जुड़ने का। और ये बिजनेस में जोड़ने की बात हो रही।
तो आपको ये ढूंढना जरूरी है कि उनका प्राथमिक घटक क्या है, एक उद्देश्य क्या है, एक कारण क्या है जिस वजह से वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, और ये विचार उनका होना चाहिए, न कि आपका। यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा लोग गलतियां कर बैठते हैं। इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह से सामने लाया जाए। इस प्रोसेस में आप जानोगे, और यह जानने के बाद किस तरह से उन लोगों को आपकी योजना में आपको शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो बताते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और वो किन कष्टों से बचना चाहते हैं, क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं, वो ग्राहक बताएगा आपको। आपको सिर्फ सवाल पूछने की प्रैक्टिस करनी है और सुनने की प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस के साथ। चुप रहना है, सिर्फ सुनना है, थोड़ा भी इमोशन को आगे नहीं आने देना है। आपको आंसर मालूम होगा तो भी शांत रहना है सवाल पूछने के बाद। ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऑथर हमको बता रहे हैं। ये 4 कुंजियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, सपने और डर अपने शब्दों में प्रकट करेंगे आपके सामने। उनकी आशाएं, उनके सपने, उनके डर वो बोलने वाले हैं आपके साथ। लेकिन वो बोलने के लिए उनको सवाल क्या पूछना है, ये हमको प्रैक्टिस करना जरूरी है। और हम इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते, हम हमारे तरीके अपनाते रहते और हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं आते, और हम ही निराश होकर बैठते कि मैं इतने दिन से, साल से केंगन में हूं और मेरे पे कर्जा बढ़ रहा है, मेरा इनकम नहीं हो रहा है। और कुछ लोग तो बहुत इनकम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस में, तो बिजनेस अच्छा है, ये पक्का है। कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं तो प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, रिजल्ट भी आ रहे हैं लोगों को। तो जो कुछ करना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है। अगर मेरा बिजनेस पर्सनली आगे नहीं बढ़ रहा है तो जवाबदेही बने। जो 3 संकल्पों में से एक संकल्प हमने देखा वन थिंक में, 17वें चैप्टर में। तो लोग क्यों खरीदते हैं आपके साथ कोई भी चीज आपके पास से, या क्यों जुड़ते हैं? हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले लोगों के कुछ कारण होते हैं, और वो लिस्ट आपके पास है, हमारे पास है। ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसके पीछे लिखा हुआ है, ये पहले से आपको दिया हुआ है। ये कारण, आपका विजिटिंग कार्ड आपके पास है। अतिरिक्त आमदनी, मैं यहां से पढ़ता हूं, हेल्दी लाइफ, हैप्पी और एनर्जेटिक लाइफ, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैव अ ओन बिजनेस, मोर स्पेयर टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट, लीव अ लेगेसी। ये हमारे विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है। इसका उपयोग करना है हमको अभी कल से, जब मार्केट में हम जाएंगे। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं इन सूचीबद्ध कारणों में से आपका भी कोई प्राथमिक प्रेरणा घटक होगा। सबसे पहले खुद को पूछिए कि मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है, मैं इस बिजनेस में क्यों हूं, इसमें से कौन सी चीज है जो मुझे प्रेरित करके यहाँ पे लाई है इस बिजनेस में केंगन के। खुद को पूछना है सबसे पहले, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हो। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई अन्य कारण जो है प्रबल हो सकता है, एक कारण, और वही आपका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है। चूंकि प्रेरणा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको समझ लेना बहुत अनिवार्य है। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का एक प्राथमिक प्रेरणा घटक होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। जो मेरा है वो आपका होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आया तो मैं हर किसी से फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूं, और वहां पे हो जाती है गलती, क्योंकि हर कोई व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम उसकी प्रायोरिटी नहीं है।
और हम सवाल नहीं पूछते, हम डायरेक्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की माला उसके गले में डाल देते। बहुत लोगों की यही प्रैक्टिस है, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए और मुझे लगता है कि सबको चाहिए। तो वो गलती को आज हमको यहाँ पे सुधारना है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के तौर पर चॉकलेट आइसक्रीम मुझे पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर एक को चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद होगी। किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद होगी, इतने सारे आइसक्रीम मिलते हैं। किसी को वैनिला, किसी को बटर स्कॉच, किसी को और कुछ राजभोग। तो हमको पूछना है कि किसको क्या पसंद है। आम जीवन में हम जब होटल में जाते हैं तो पूछते हैं, ऑर्डर देते हैं तो, लेकिन वहां पे भी सब एक दूसरे के तरफ मेनू कार्ड ये करते हैं, आप बताओ आप बताओ। यहाँ पे ऐसा नहीं, हमको उनको पूछना है एक साइंटिफिक तरीके से। तो हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग है, हर व्यक्ति की, और हर व्यक्ति की प्रायोरिटी भी अलग अलग है। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। कुछ लोगों तो चॉकलेट आइसक्रीम की एलर्जी हो सकती है। आपने चॉकलेट आइसक्रीम का नाम निकाल दिया, आपका कस्टमर गया, उनको चॉकलेट आइसक्रीम की एलर्जी है और आपने चॉकलेट आइसक्रीम का नाम निकाल लिया, तो आपसे नफरत करेंगे। एक कहानी यहाँ पे ऑथर ने बताई है जो बहुत सच है, प्रैक्टिकल यहाँ पे हुआ है। एक व्यक्ति शामिल क्यों नहीं हुआ नेटवर्क में, एक वितरक था और वह नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया था कि उसको आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए थी। वह अपना मालिक बनना चाहता था, अपने मर्जी से अपनी आमदनी करना चाहता था, अपने इच्छा अनुसार जीना चाहता था, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहता था। ये सारी प्राथमिकताएं आने वाली थी फाइनेंशियल फ्रीडम से, और ये उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से उसको ये सारी चीजें मिलने वाली थी। अब उसका लक्ष्य जो था, उसका जो लक्ष्य था, उसके लक्ष्यों के प्रति वो पूरा भावनात्मक तरीके से जुड़ा हुआ था, उत्साह में था, और लगातार लोगों से वो वही बातें करते रहता था। एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनको निमंत्रित किया, बिजनेस देखने के लिए वो आए, उन्होंने बिजनेस देखा, उत्साह भी देखा, लेकिन वो उनके साथ शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने वो गलती कर दी। उन्होंने उनको नहीं पूछा उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, उन्होंने अपनी माला उनके गले में डाली और उनका वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होने के कारण वो उनके साथ बिजनेस में नहीं जुड़े। उनकी कुछ अलग प्रायोरिटी थी और वो प्रायोरिटी उन्होंने समझ नहीं ली। और एक स्टोरी यहाँ पे दी है, बहुत लोगों के पास किताब है, आपने पढ़ लेना। उसी में भी वही बताया है कि क्या गलत हुआ कि लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये प्राइमरी जो घटक है वो हमको कैसे ढूंढना है। एक तो आपके पास विजिटिंग कार्ड के पीछे लिख के होना चाहिए, या कोई अलग से आपके पास कोई कॉपी उसकी होनी चाहिए, और आप लोगों को सवाल पूछ सकते हैं। क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों शुरुआत करते हैं? सवाल पूछना है। क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं? अब सामने वाला ग्राहक अगर बताता है नहीं, तो आप बताओगे ये वो सब कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अगर सामने वाला बोलता है कि हाँ, तो आप उनको पूछिए बताइए, और वो कुछ कुछ बताएंगे थोड़ा, फिर आप पूछेंगे और, तो बोलेंगे और कुछ नहीं, फिर बताना है और आपने कि ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस तरह से आप उनके साथ बातचीत कर सकते हो, और उसके बाद आपको 5 सवाल उनसे पूछने हैं। 5 सवाल, इन सवालों को हमको देखना है यहाँ पे। जब हम उनको दिखाएंगे, उनको सबसे पहले पूछना है कि आपको क्या लगता है कि आपका प्राथमिक घटक इसमें से क्या हो सकता है। वो बताएंगे, कोई भी एक बताएंगे वो इसमें से। तो यहाँ पे आपको 5 सवाल पूछने हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। इसको रट्टा मारना है, रट्टा मारने की बात कर रहा हूं मैं। पहला सवाल है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? इसमें से
आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? किसी ने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। आपने इसी को क्यों चुना? ये दूसरा सवाल है। वो कुछ बोलेगा, आपको सुनना है खाली। तीसरा है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? चौथा है, यदि आपको यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इसके परिणाम क्या होंगे? और पांचवा है, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हो रहे हो, जो परिणाम उनको चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हमको देखना है कि ऐसा क्यों होता है और इस तरह से आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पूरा मतलब जो कॉन्वर्सेशन है वो ऑथर ने यहाँ पे दिया हुआ है और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत क्यों करते हैं? तो सामने वाले ने बताया यह एक पिरामिड बेचने की तरह है ना? तो मैं बताता हूं आपको। वो व्यक्ति ने बताने के बाद सहजता से अपना पीएमएफ कार्ड बताते हुए, यह मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। आपकी प्राथमिकता क्या है? सवाल पूछा और सामने वाला देख रहा है और बता रहा है, हमारे लिए हो सकता है आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए मेरी प्राथमिकता। अब यहाँ पे निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्राथमिकता है। आपने इसी को क्यों चुना? दूसरा सवाल। वो बोल रहे कि क्योंकि मुझे घर के लोन चुकाने हैं, मुझे बहुत सारे पैसे के काम है, मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है पैसे के लिए, मेरा बड़ा परिवार है, मेरे पास उतने पैसे नहीं रहते, मैं अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ बच्चों को, दौड़ धूप कर रहा हूँ हर रोज। ये सामने वाला बोल रहा है। हमने सवाल पूछा, आपने इसी को क्यों चुना? उसके बाद में सवाल है, आपको ये महत्वपूर्ण क्यों लगता है? फिर से वो बता रहे कि मुझे कहाँ कहाँ पैसे चुकाने पड़ते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर मेरे बाप बाप हमेशा घर खींचने के लिए, घर चलाने के लिए खींचातान करते थे, ऐसा जीवन में नहीं जीना चाहता, वगैरह वगैरह। और आगे का सवाल, यदि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली, सामने वाले ने जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर उठाया है, हमको उसको डालना है इस क्वेश्चन में, चौथे वाले, कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली। किसी ने और कुछ लिखा है तो वो बोलना है कि अगर आपको नहीं मिला तो इसके परिणाम क्या होंगे आपके भविष्य के ऊपर। तो दोबारा से बोलेंगे कि फिर मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जैसी मेरे माँ बाप जिए, मैं कॉम्प्रोमाइज वाला ही जीवन जीऊंगा, आमदनी के लिए मुझे हरदम झटापट करते रहना पड़ेगा, जिंदगी में स्ट्रगल ही मेरे चलता रहेंगे, अपने बच्चों को मैं वो एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा, वगैरह वगैरह। फिर पांचवा सवाल वो पूछते हैं, इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हो? तो फिर ये पूरे स्ट्रेस में आके तनावपूर्ण स्वरों में बोलते हैं, जैसा हमने कहा कि अगर हमें प्राथमिक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो हमारा पूरा जीवन संघर्षमय रहेगा, साथ ही में मैं रिटायरमेंट होने की कोई योजना नहीं बना पाऊंगा, वगैरह वगैरह, कड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। अब इन पांचों सवालों का विश्लेषण ऑथर ने हमको दिया हुआ है, पांचों सवालों का विश्लेषण दिया हुआ है हमको। तो पहला जो सवाल होता है कि आज आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं, एक्चुअली हम उनको इस सवाल के माध्यम से क्या पूछ रहे हैं कि आपका प्राथमिक घटक क्या है, ये हम पूछ रहे उनको, वो क्यों शामिल होना चाहेंगे। दूसरा सवाल है क्यों चुना। हम पूछना चाहते हैं कि आप क्यों शामिल होना चाहते हैं, ये डायरेक्ट हम पूछते नहीं, हम पूछ रहे क्यों चुना और वो कारण बता रहे। लेकिन असली सवाल क्या है कि आप क्यों शामिल होना चाहते हैं हमारे साथ। तीसरा है ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो फिर हम यहाँ पे बता रहे कि क्या क्या कारण है आपके कि आप यहाँ पे शामिल होना चाह रहे हैं। चौथे सवाल का विश्लेषण है कि अगर आप शामिल नहीं हुए तो आपके साथ क्या होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, ये हम यहाँ पे लोगों से पूछना चाह रहे हैं। और पांचवा जो सवाल है कि आप इससे चिंतित क्यों होते हो, तो वो रिपीट करता है सामने वाला व्यक्ति वो सारी चीजें जो अभी तक आपको बताई है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला सवाल यही है कि ये पांचों सवाल स्टेप बाय स्टेप अगर हम सब लोगों से पूछते हैं तो एक सही आंसर हमारे पास आएगा। ये एक इंटरव्यू की तरह होता है और बहुत साइलेंटली हम लोगों के साथ इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग तरह से कॉन्वर्सेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक तो मुझे इतना पावरफुल लगा, यहाँ पे एक डेंटिस्ट होता है और इनका दोस्त होता है और एक कैफे में बैठा हुआ होता है, ये खुद जाते हैं उनके साथ कॉफी पीने के लिए और उनको पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, और वो बोलते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मेरे पास तो बिल्कुल समय ही नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बच्चों को समय नहीं दे पाता हूँ, मैं पैसे की मशीन बन चुका हूँ, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ सवाल ऑथर ने खुद का कॉन्वर्सेशन यहाँ पे बताया है। उनको पूछते हैं कि वो व्यक्ति के जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, पूरा। वो दंत चिकित्सक खुद की प्रैक्टिस छोड़ के चले जाते हैं। उनको वो एक सवाल पूछते हैं आखिरी में, वो होते हैं 40 साल के कुछ तो भी। वो बोलते हैं कि अगर आपको कोई 18 साल का बच्चा सलाह दे कि आपको डेंटिस्ट बनना है, तो क्या आप उसकी बात सुनोगे? और वो बोलते हैं नहीं, वो क्या मुझे बताएगा। फिर उन्होंने बताया कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप, वो 18 साल के बच्चे ने निर्णय लिया था डेंटिस्ट बनने का और आप तो उसी की सुन रहे हो। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मजबूरी में लाइफ जी रहे हो, आपकी इच्छा न होते हुए ये काम कर रहे हो। वो व्यक्ति इतना अंदर से हिल जाता है कि सिर्फ रोने का बाकी रहता है। और ऑथर बोल रहे कि मैं आगे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया उस व्यक्ति को, लेकिन 3 महीने के बाद जब वो उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने वहां पे इंक्वायरी की, तो पता चला कि उस डॉक्टर ने वहां पे एक असिस्टेंट डॉक्टर रख के छुट्टी पे चले गए। और अभी वो बोल रहे कि अभी मुझे पता भी नहीं कि वो कहाँ पे है, शायद वो कहीं कहीं पे होंगे और वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे। तो आपके और मेरे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं उनके लाइफ में। उन लोगों के साथ आप ये काम कर सकते हो। कभी तो भी किसी ने निर्णय लिया, डॉक्टर बनना था इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बनना था डॉक्टर बन गए, घर वालों के फोर्स से सीए कर लिया, फार्मेसी में चले गए, लेकिन खुश नहीं है। हम उनको एक रास्ता प्रोवाइड कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। यहाँ पे पूरा फ्रीडम है। और इस चैप्टर को पैरेलल गो प्रो का जो पहला चैप्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे उत्तम नहीं लेकिन औरों से बेहतर है, परफेक्ट करियर लिस्ट में क्या क्या चीजें आती है वो भी लोगों से सवाल पूछते हैं, और क्या क्या चीजें उनको नहीं चाहिए और क्या क्या चीजें चाहिए, और पांचों तरह के प्रोफेशन एरिक जी ने हमको बताया है, और कोई परफेक्ट करियर लिस्ट में नहीं आता। और नेटवर्क मार्केटिंग में वो सारी चीजें आती है, ये हम लोगों को दिखा सकते हैं। सिर्फ सवाल ही पूछना हमारे हाथ में है और जवाब को सुनना। इस तरह से आप कितने भी कठिन व्यक्ति को उनके मेन कोर तक, विचारों तक आप पहुंच सकते हो, और निर्णय उन्हीं को लेना है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे यही ऑथर हमको समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी पता है कि ऐसा कोई ग्राहक है कि जिसकी कोई प्राथमिकता ही न हो। ऐसे लोग मिलते हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूं, मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं। तो वहां पे आप एक चांस ले सकते हो। आप उनको पूछ सकते हो कि ठीक है सर, मेरे समझ में आ गया कि आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अगर होती तो क्या होती। कल्पना करने के लिए बोल रहे सिर्फ, और फिर वो व्यक्ति बताएगा अगर होती तो ये होती, तो फिर आपको 5 सवाल पूछने हैं। एक चांस आप ले सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं, तो पहले ही ऑथर ने हमको बताया कि आत्मसंतुष्ट लोगों की हमको जरूरत नहीं है हमारे बिजनेस में। प्रबल महत्वाकांक्षी लोग जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही लोग आपके बिजनेस को चांद तक लेके जाने वाले हैं। आपका काम है सही बीज को ढूंढना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अगर कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है और ये 5 सवाल स्कैनिंग है, स्कैनिंग, स्कैन कर सकते हो आप किसी भी पर्सनैलिटी को 5 सवाल पूछ के। ऑथर हमको बता रहे कि अगर सामने वाला इन 5 सवालों के जवाब अगर स्ट्रांगली दे रहा है, तो व्यक्ति आपके काम का है।
और जो व्यक्ति ये सवाल देने में ही उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक आपके बिजनेस में नहीं रह पाएगा, नहीं टिकेगा। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करते जो बिल्कुल चलने के लिए तैयार नहीं है, और हम बोलते कि चलो, हमारे दोस्त रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, हमको लगता है कि चलो इनके माध्यम से हम -8 बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मुझे -8 बनना है तो मुझे ऐसे 2 लोग चाहिए जो -7 बनने के काबिल हो या -7 बनने की जिद रखते हो। मुझे 6 से 2 बनना है तो मुझे ऐसे 2 लोग ढूंढने हैं जो 6 से बनने के लिए बेताब है, जिनको लगता है कि साल भर में मुझे इतना मेरे पैकेट में चाहिए मनी। ऐसे लोगों को हमको ढूंढना है। बीज अगर आपने प्रॉपर बोया तो वो कठिन परिस्थिति में भी उग जाता है, एडवर्स सिचुएशन में भी आगे बढ़ता है, प्रतिकूल परिस्थिति में। लेकिन बीज अगर कमजोर है तो वो जल्दी मुरझा जाएगा, उसके तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सेंसिटिव लोगों को जब हम लाते हैं, जो बार बार छोटी छोटी चीजों पे नाराज होते रहते, निगेटिव होते रहते, परिस्थिति के लिए रोना रोते रहते, और हम उसमें एंगेज हो जाते, उन्हीं लोगों के ऊपर काम करते रहते। इतनी बड़ी दुनिया है। और टीम माय पॉसिबिलिटी ने पहले से बोला है, गाड़गे बाबा को हम मानते हैं, भूखे लाला अन्न द्या, तान लेला पानी द्या। पूछना है भाई, आपको भूख है क्या, और वो पूछने के तरीके है ये 5 सवाल। अगर आप इस तरीके से जाते हो, जब हम बाजार में जाते हैं, दुक्काले में मटका लेते हैं ठंडा पानी करने के लिए, तो व्यक्ति को बोलते हैं कि बजा के दिखाओ, और वो व्यक्ति एक अपने छड़ी से बजा के दिखाता है, टंग टंग टंग, अच्छा आवाज आया तो हम बोलते कि दे दो, और थोड़ा आवाज अगर ठीक नहीं आया तो हम बोलते दूसरा दिखाओ। चॉइस है यहाँ पे हमको कि कौन से व्यक्ति को हमारे बिजनेस में जोड़ना है, कौन से व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। अगर आपकी किसी के साथ वैल्यू मैच नहीं हो रही तो क्या करोगे उस व्यक्ति को आपके बिजनेस में लाके? आपके लिए वो सिर दर्द बन सकता है आगे चल के। और गलतियां होती है कभी कभी, क्योंकि हम मास्टर नहीं है, हमारे पास आज तक उस लेवल का स्कैनर नहीं था। लेकिन अभी इस टूल्स के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की स्कैनिंग कर सकते हैं। एरिक वारे जी ने हमको बोला है कि जरूरतमंद ना बने, लेकिन हम मार्केट में जरूरतमंद बन के जब घूमते हैं तो किसी भी व्यक्ति को मिल गया कि उठा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति बोलता है चलो तो चलो, लेकिन वो व्यक्ति कहां तक आपका साथ देगा? वो व्यक्ति रेसिडेंशियल है कि पैसेंजर है? ये एरिक सर ने हमको बोला है, आपको ढूंढना है कौन से लोग आपको साथ देने आखिरी तक देने वाले हैं, कौन से लोग बीच में उतर सकते हैं, कहाँ पे आपको समय इन्वेस्ट करना है। ये देखने के लिए ही ये पूरा चैप्टर यहाँ पे हमको बताया गया है। मौन की शक्ति। सवाल पूछने के बाद मैंने बोला चुप्पी साधना है। संभावित ग्राहक जब तक पूरा जवाब न दे दे, चुप रहना है। पूरी भावनाओं को नियंत्रित रखना है हमारे। कुछ भी मन में आए भावना, उसको रोकना है, क्योंकि सामने वाले का बोलना जरूरी है। इन 5 सवालों के जो उत्तर हमको चाहिए, प्राथमिकता चुनने के लिए उनकी सहायता करने के प्रलोभन में भी नहीं पड़ना है। आपको मालूम है वो कुछ बताना चाह रहे, उनको शब्द नहीं सूझ रहे, और आप मदद करेंगे तो आप उनका भी नुकसान करोगे और आपका भी नुकसान करोगे। काबू पाना है हमको हमारी भावनाओं के ऊपर, कुछ भी नहीं बताना है। उनको बताना चाहिए, बताने देना है कि वो क्यों शामिल होना चाहते हैं। संभावित ग्राहक के जीवन में शायद ही पहली बार किसी ने इतने महत्वपूर्ण सवाल उनको पूछे होंगे। शायद ही, कोई पूछता नहीं, इस इंडस्ट्री में नहीं पूछता। जिन लोगों के घर पे किताब पड़ी है साल साल भर से, 2-2 साल से, वो लोग भी इस तरह से इस पर काम नहीं कर रहे हैं। किताब पढ़ के बाजू में रख दी और रूटीन वही काम चालू है जो पहले से चालू था। क्योंकि सवाल पूछने में हमको भी डर लगता है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। आपका काम है डायग्नोस करना। जब तक आप निदान नहीं करोगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे किसको भी।
इसीलिए डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट करने को बोलते हैं, सारी अलग अलग प्रकार की टेस्ट करने को बोलते हैं, सोनोग्राफी करने को बोलते हैं। क्योंकि जब तक होम्योपैथी में भी आपको मालूम है कितनी बड़ी हिस्ट्री लिख के लेते हैं डॉक्टर हमारे से। आपको फैन अच्छा लगता है या बगैर फैन का आपको सोना अच्छा लगता है, आपको ठंडा पसंद है, गर्म पसंद है, आपको भीड़ पसंद है, एकांत पसंद है, कितने सवाल पूछते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हमको। और पूरी होम्योपैथी के जो रिजल्ट है वो प्रॉपर डायग्नोस होने के बाद ही आते हैं। और आप और मैं, हम खुद देखिए, जब किसी प्रोस्पेक्ट के सामने हम बैठते हैं तो हम शुरू हो जाते हैं, डायग्नोस करने का तो काम ही नहीं वहां पे। आधा घंटा भी गया तो चलता, सबसे पहले फैमिलियर हो जाओ और सवाल सब पूछो। और उसमें कोई गलत नहीं है, ये एक प्रोफेशनल तरीका है लोगों के साथ अप्रोच होने का। नेटवर्क मार्केटिंग में इस प्रकार से काम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि हम इसको प्रोफेशन मानते नहीं, प्रोफेशनल तरीके से जाते नहीं, एजुकेशन लेते नहीं, बस ज्वाइन हो गए कि शुरू लिस्ट निकाला कि लोगों से फोन करना। और फिर एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज भी काम नहीं करता हमारा उस लेवल पे, तो हम फिर नर्वस की तरफ चले जाते हैं। भेड़ों को बकरियों से अलग कैसे करें, इसका वो तरीका है 5 सवाल, 5 ठोस सोने के सवाल। संभावित ग्राहक जितनी गंभीरता से और गहराई से देगा, उससे आपको पता चलेगा कि यह व्यक्ति व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद्ध रहेगा। यदि उसके जवाब लापरवाही पूर्ण, अविश्वसनीय, असंतोषजनक हो तो सावधानी से सोचना आपको होगा कि ये व्यक्ति को आपके नेटवर्क में शामिल करना कि नहीं करना। चॉइस आपके पास है, इस पे नियंत्रण आपका होना चाहिए। जब तक आपके संभावित ग्राहक के सीने में आग न हो तब तक वह शिकायत करने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। बहुत सारे नेटवर्क में लोग होते हैं, कभी भी शिकायत करते रहते हैं, अपलाइन की, डाउनलाइन की, परिस्थिति की। वो लोगों को आगे बढ़ना ही नहीं है, पीने वालों को तो बहाना चाहिए। इस तरह से उन लोगों को भी बहाना चाहिए, सिर्फ बहाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। जो ग्राहक कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं उनकी कार्यशैली भी कमजोर होगी और वे लगातार आपका समय बर्बाद करेंगे, बाकी कुछ नहीं। प्राथमिकताओं और सपनों से भरे ग्राहक निश्चित ही सफल होंगे, भले ही आप उनकी सहायता करें या न करें। वो ग्राहक, वो डिस्ट्रीब्यूटर सफल होंगे जो प्राथमिकताओं से भरे हैं, जो सपनों से भरे हैं, वो लोग निश्चित ही सफल होंगे। प्राथमिकता वाले संभावित ग्राहक हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रक्रिया की गति को बढ़ा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर सवाल पूछ सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप जमीन खोदते हो, खाद डालते हो, घास फूस को हटा देते हो और यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि बुरे मौसम से इसको बचा सके। पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं। अभी जून महीना शुरू हो गया, अभी फार्मर लोग खेती बोएंगे, उनकी जो भी वो लाते हैं कृषि केंद्र से, वो थैली पे लिखा होता है 80% जर्मिनेशन, 70%, 30% बीज उगेंगे नहीं, पहले से ही पता लिख के होता है ऊपर। और आपको पता है कि पूरे बीज उगते नहीं, कभी नष्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाद पानी दे, घास फूस को हटा दे। मजबूत बीज आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे। मजबूत बीज जो होते हैं आपकी देखभाल के बिना भी पनप जाएंगे, और जो कमजोर होते हैं वो देखभाल करते 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 भी हाथ से चले जाएंगे। इन चीजों को हमको समझना है। अगर आप कमजोर बीज बो रहे हैं तो आपको हमेशा उनकी देखभाल करनी होगी और उनके बढ़ने की आशा करनी होगी। यह सोचने की गलती कभी न करे कि एक कमजोर बीज को प्रोत्साहन दिया जाए तो एक मजबूत सुंदर पौधे में वो बदल सकता है। इसकी आशा कभी न करे कि कोई कमजोर बीज है और आपके प्रोत्साहन से वो एक मजबूत पौधा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी कभार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना, और उसके लिए 5 सवाल हमको पूछना है। यही 5 ठोस सवालों का लक्ष्य है। इसके पहले
कि आप बीज बोने का फैसला करें, यह सवाल बीज की संभावित शक्ति का परीक्षण करेंगे। बीज में कितनी शक्ति है उसका परीक्षण करने के लिए ये जो सोने के ठोस 5 सवाल है ये हमको पूछना है। अगर कोई संभावित ग्राहक सवालों के जवाब देते समय मजबूत नहीं लग रहा है तो आपके लिए वो गलत व्यक्ति है, आपको उनको आपके नेटवर्क में नहीं लेना है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो, या वह केवल आपके सामानों का खरीदार बनना चाहता हो। उनको बिजनेस में मत लाओ, सामान खरीदना चाहता हो वो ग्राहक। आप भले ही कितने भी संभावित ग्राहकों को प्रायोजित करें, पर अपना अधिकतर समय मजबूत बीजों को दे। ये बहुत बड़ी बात ऑथर ने हमको यहाँ पे बताई हुई है। और थोड़े अभ्यास के बाद आपको ये सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएंगी। मैं 22 साल से बुक मेरे पास है, 2000 से, और इतने सालों से मैं इसको फॉलो करता हूं। 2008 से भी मुझे मालूम है, मैं कभी भी सामने वाले को सवाल पूछता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ये मेरा वाक्य फेवरेट है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो हम मिलेंगे। मैं डिटैचमेंट से लोगों से बात करता हूं, कहीं पे भी वो अटैचमेंट नहीं दिखती कि मेरी जरूरत है। और आज तक बहुत सारे वेडनेसडे चार्ट में भी ये सारी बातें आ चुकी है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, और कुछ नहीं भी होगी तो 90-100 रुपए की किताब है, एक बैठक में पूरी किताब आप पढ़ ले सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज हमने देखा, और हाँ तक कैसे पहुंचना है ये भी आज हमने देखा। बाकी कुछ हम इस किताब में से आगे नहीं लेने वाले, क्योंकि बाकी कुछ प्रैक्टिकल चीजें इसमें दी गई है जो आपको खुद को पढ़नी है। लेकिन आपको जो एक लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर करना है तैयार, हमको प्रोफेशनल बनने का निर्णय हमको लेना है सबसे पहले, और इसको एज अ प्रोफेशनल वे से अगर हम करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एनर्जिक के इस प्लेटफॉर्म पे टीम माय पॉसिबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कारण नहीं पीछे रहने के लिए, आगे जाने के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन निर्णय मेरा है आगे जाने का, तो मैं जाऊंगा। डिसीजन सबसे पावरफुल चीज होती है। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ तक कैसे पहुंचे, मैंने मेरे पास का कुछ भी नहीं बताया। एलन पीस की बुक मेरे हाथ में थी, सवाल ही जवाब है, उसमें का सेकंड चैप्टर मैंने आपके साथ डिलीवर किया, और इसलिए किताब हाथ में रखी कि एक अनेक शब्द मैं उसमें से आपको बता सकूं। मेरे मन से मुझे कुछ भी आपको बताना नहीं है। सालों से जो लोगों ने उस पर काम किया है, जो लोग ऑलरेडी दुनिया में बहुत ऊंची लेवल पे सक्सेस हुए हैं, ऐसे ही लोगों को टीम माय पॉसिबिलिटी में हम प्रमोट करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अभी इस चीज को पकड़ के रख के ही प्रैक्टिस करते रहना है, और प्रोफेशनल वे से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित कराना है। हमको बिजनेस प्रमोट करना है, हमारा लाइफस्टाइल का बिजनेस है। सिर्फ प्रोडक्ट, ज्यादातर लोग, आप खुद को देखो, आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो। प्रोडक्ट तो एक माध्यम है इस बिजनेस के लिए। प्रोडक्ट बेशक बहुत ही बढ़िया है, और बिजनेस भी प्रोडक्ट का है, लेकिन आपको पता है कि हेल्थ के साथ वेल्थ कितना जरूरी होता है, जिससे पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। इस पूरी कारपोरेट फिलॉसफी को फुलफिल करने के लिए हमको इस वे से जाने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच।